किसी भी सब्जेक्ट की हैंड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, अनसॉल्व पेपर वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन, ऑनलाइन टेस्ट और भी बहुत कुछ यदि आप पाना चाहते हैं तो आज ही बैच को ज्वाइन करें। 60% ऑफ चल रहा है 10 अगस्त तक, जिसकी शुल्क मात्र 400 रुपये पूरे 1 साल के लिए। 10 अगस्त से 1000 रुपये शुल्क कर दिया जाएगा। तो देर किस बात का, अभी ज्वाइन करें। 8840452410 हमें व्हाट्सएप करें और वहां से बैच को ज्वाइन करें। हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज के इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको कक्षा 12 की जो इंग्लिश है उसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चंस 2011 में, 2012 में, 2018-19 में और 2010 में भी, जो भी पिछले ईयर्स में भी है, ये काफी ईयर्स में कंटिन्यू लगातार किसी न किसी सेट में आता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के सेंटर आइडिया इसके बाद बताएंगे। आज हम आपको रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन किस तरह से लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। तो जितने भी हम बताएंगे आपको उसको आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन फंसने के एकदम 90% चांस हैं। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल की वीडियो हम नहीं ले पाए थे क्योंकि कल मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण हम आपको नहीं पढ़ा सके। लेकिन आज हम आपको ये इस टॉपिक के बारे में बहुत ही बेसिक से और सिंपल तरीके से बताने वाले हैं, जैसा कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का रहा स्टैंजा नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन हमने बोला था कितनी बार आया है, 2013 में आया है, 2012 में आया है, 2018 में आया है, 2019 में आया है, 2011 में आया है। तो इतने ईयर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को मिस मत कर दीजिएगा ताकि आपसे ये छूट न जाए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला क्या जा रहा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वेंट नॉट अनदर्स विल। ठीक है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। तो देखिए, हमने यहाँ पे चैप्टर का नाम नहीं लिखा है। ये चीज देखा आपने, क्यों नहीं लिखा है? लेकिन आपको सेंट्रल आइडिया जब एग्जाम में दिया जाएगा तो आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये कहाँ से है, क्या है, कुछ भी नहीं बताया जाएगा। बस आपको एक स्टेंजा की तरह दिया जाएगा, बाकी सब आपको ही करना होगा। वो किस तरीके से करना होता है, देखिए पहले क्या होता था कि जो हिंदी होता था उसमें आता था प्रसंग लिखना, फिर संदर्भ लिखना, फिर प्रसंग लिखना, फिर भावार्थ यानी व्याख्या करना, इस तरीके से आता था। तो बिल्कुल इंग्लिश में भी ऐसा ही कुछ होता है। तो पहले हम इसका लिखेंगे रिफरेंस। तो इसका रिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। चलिए तो पहले हेडिंग डालेंगे रिफरेंस। और देखिए एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, लिखने से पहले आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए और थोड़ा दूर दूर लिखनी चाहिए। जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि वो प्रैक्टिस पर डे 1 पेज करते रहें और थोड़ा दूर दूर लिखने की कोशिश करें। खराब तो रहेगा लेकिन कुछ अच्छा जरूर हो जाएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग रिफरेंस की। रिफरेंस तो पहले आप समझ लीजिए रिफरेंस मतलब होता क्या है। इसमें अगर हम रिफरेंस समझे तो रिफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में क्या क्या लिखा जाता है, जैसे हिंदी की बात करते हैं, एकदम हिंदी से रिलेट करके बात करेंगे तो संदर्भ में यही लिखा जाता है कि यह जो स्टैंजा है यह किस चैप्टर से लिया गया है, इसके पोएट कौन है, बस यही आपको बताना होता है। तो इंग्लिश में लिखना है यहाँ पे। तो इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे बता सकते हैं? चलिए तो हम लिखेंगे दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम। किस चैप्टर से लिया गया उसका नाम लिखेंगे। तो हम आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है, ये जो स्टेंजा है, ये लिया गया है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ चैप्टर से। ठीक है, जो कि पहला अध्याय है इंग्लिश का, वो भी पोयम का। ठीक है, तो हम लिखेंगे दीज स्टेंजा भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे दीज स्टेंजा। ठीक है, दिस स्टैंजा हैज बीन
टेकन, हैज बीन टेकन। राइटिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, अगर कोई भी डाउट होगा, राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। टेकन फ्रॉम द पोयम, फ्रॉम द पोयम, ठीक है, फ्रॉम द पोयम। अब इस चैप्टर का नाम लिखेंगे, जिस पोयम से लिया गया है उसका नाम लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द पोयम किस चैप्टर से है ये? तो ये है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। तो नाम लिखेंगे, इसको हम डबल कॉमा के अंदर लिखेंगे, कैरेक्टर, कैरेक्टर। अब हम इसको कॉमा के अंदर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये चैप्टर का नाम दिया गया है, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर का नाम। अगर आप इस चैप्टर के नाम को ब्लैक पेन से हाईलाइट करते हैं या फिर कलरफुल पेन से लाइट करते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनर को पहले ये पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर से दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि जो चैप्टर का नाम है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा किसी कलरफुल पेन से, या फिर आपके पास स्केच होगा तो स्केच से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर की नजर पहले इस पे पड़ेगी तो समझ जाएगा कि नहीं, हाँ इसको, इस स्टूडेंट को पता है कि किस चैप्टर से लिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका किससे, इसका काम पूरा हो गया, ठीक है, इसका काम पूरा हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे और लिखना होगा कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड बाई किसके द्वारा? इसके राइटर जो है उसका नाम लिखना होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, नहीं पता है चलिए हम आपको बता देते हैं। सर, इसके जो पोएट हैं वो हैं सर हेनरी वॉटन। तो लिख लेते हैं, इनको भी हाईलाइट करेंगे किसी कलरफुल पेन से, सर हेनरी, HENRY, हेनरी वॉटन। स्पेलिंग हो जाएगा WOTT, ठीक है, ON। तो इसके राइटर ये हैं। तो रिफरेंस में हमको यही लिखना होता कि ये चैप्टर, ये जो दिया गया पद्यांश है, जो स्टेंजा है, किस चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। बात समझ में आ गई है? तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने लिख के दिखाया है। अगर आप इतना भी इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे तो इंग्लिश पढ़ना ही बेकार होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस तो हो गया रेफरेंस। अब हम चलते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। चलिए लिख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। अब इसमें प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? तो ये जो स्टैंजा ऊपर दिया गया है, जरा ध्यान से इनको देखिएगा भाई साहब को, ताकि इन्हीं में सारा लफड़ा दिया गया है। तो इनको देखने के बाद आपको इसमें यही चीज लिखना है प्रसंग में कि ये जो दिया गया स्टैंजा है इसमें क्या बातें बताई जा रही हैं। जो बातें बताई जा रही हैं वही उसका प्रसंग हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद व्याख्या करना होगा तो व्याख्या तो इसके बारे में एकदम डिटेल में लिख देंगे, अपने भाषा में लिखेंगे और किताबी भाषा को नहीं करेंगे, तब आप और भी बेहतरीन नंबर पा सकते हैं। वो कैसे लिखना होगा चलिए उसी के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इसका कॉन्टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि इन द स्टेंजा, ठीक है। तो ऊपर जो दिया गया स्टेंजा है, इन दिस स्टेंजा, इन दिस स्टेंजा, ठीक है, इन दिस स्टेंजा। किस स्टेंजा की बात करें? जो दिया गया स्टेंजा है, गिव स्टेंजा, तो लिख सकते हैं आप इन दिस स्टेंजा द पोएट दिखाई दे रहा है, चलिए अच्छी बात है। द पोएट का मतलब क्या है? जो कवि हैं, आउट द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। तो वो क्या बता रहे हैं? प्रस्तुत पद्यांश में जो कवि हैं वो सुखी मनुष्य की महत्वपूर्ण गुणों की व्याख्या कर रहे हैं या उनके बारे में बता रहे हैं। तो वही लिखेंगे इन दिस स्टेंजा द पोएट क्या कर रहे हैं? पॉइंट्स आउट, बता रहे हैं, पॉइंट्स आउट, ठीक है, पॉइंट्स आउट एसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है, एसेंशियल, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, एसेंशियल क्वालिटीज
क्वालिटी कर सकते हैं, नहीं क्वालिटीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी गुणों को बताया जाएगा। ठीक है, QUALITIES, क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, ऑफ अ हैप्पी मैन, ऑफ अ हैप्पी मैन। इसका अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुखी व्यक्ति के महत्वपूर्ण गुणों के विषय में बता रहा है। बस इतना ही इसमें लिखा गया है। अब चलेंगे इनके व्याख्या करेंगे। व्याख्या का मतलब एक्सप्लेनेशन होता है, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल बात है कि आप स्टेंजा को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका स्टेंजा हम करना इस स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा करके दिखाते हैं, बाकी आपको ही करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम हेडिंग डालेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या। ठीक है, चलिए। तो एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे? आप उन्हीं बातों को लिखेंगे जो इसमें क्या है, इस स्टेंजा में बताई गई हैं। तो हम इसमें बताया क्या जा रहा है कि एक सुखी व्यक्ति एक कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जो एक सुखी व्यक्ति होता है उसकी क्वालिटीज क्या होती है, उसकी गुण क्या होते हैं, उसी के बारे में हमको व्याख्या करना है। तो पहला अगर हमको नहीं आ रहा है, बाय द वे हम मान लीजिए एग्जाम में एकदम पढ़ के गए ही नहीं है, कुछ नहीं आ रहा है, तब क्या करेंगे? उसके बाद करना कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि उस कहानी में बातें क्या की गई थी। इतना तो याद हो सकता है, कोई कहानी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको तो याद हो ही जाना चाहिए कि हाँ उसमें कौन सी घटना घटी थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन करने में आपको बड़ा मजा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम ये लिखेंगे कवि कहता है, यही लिखेंगे ना, कवि कहता है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कहेंगे? द पोएट सेज। क्या कहता है? द पोएट सेज। लिखेंगे द पोएट सेज। ठीक है, कवि कहता है। क्या कहता? तो कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि वह कि सुखी व्यक्ति, जो सुखी व्यक्ति है वह दूसरों, ठीक है, जो अपने विचारों एवं कर्मों में स्वतंत्र हो। ठीक है, क्या हो कि सुखी मनुष्य वह है या सुखी व्यक्ति वह है जो अपने विचारों एवं कर्मों में स्वतंत्र हो। तो पहले इतना ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे द पोएट सेज हो गया दैट कि अ हैप्पी मैन, ए हैप्पी मैन, ध्यान दीजिएगा, ए हैप्पी मैन, हैप्पी मैन। ठीक है, इज द वन, इज द वन, इज द वन। ठीक है, वन हु इज इंडिपेंडेंट, हु इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वह जो एक प्रशंसित व्यक्ति होता है वह अपने विचारों एवं कर्मों में स्वतंत्र हो। ठीक है, वह दूसरे व्यक्ति का इसके बाद क्या होगा ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे इन हिज थिंकिंग एंड एक्शन। तो अपने विचारों और कर्मों, ठीक है, विचारों और कर्मों के लिए क्या लगेगा? इन हिज थिंकिंग, थिंकिंग मतलब विचार, थिंकिंग एंड एक्शन, एक्शन का मतलब कर्मों में, एक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, और हमको कुछ याद आ रहा है, हमको कुछ रट के नहीं आए हैं, समझ के आए हैं। तो ऐसा सोचना है आपको, ऐसा फील करना वहां पे कि हम समझ के आए हैं। और आपको देखा जाए कि जो सुखी व्यक्ति होता है वो दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता है। तो हम लिखेंगे ना कि वह दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि लिखेंगे वह जो सुखी व्यक्ति वह किसी दूसरे मनुष्य का दास नहीं होता, मतलब वह अपने विचारों पर ही पूर्ण नियंत्रित करता है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ही इज नॉट अ, ठीक है, अ स्लेव। स्लेव मतलब होता है क्या? स्लेव मतलब होता है
इच्छा, दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता है। तो ही इज नॉट स्लेव, ही इज नॉट अ स्लेव, SLAVE, स्लेव टू अदर मैन, अदर मैन। वह दूसरों व्यक्तियों की इच्छाओं का दास नहीं होता है। तो ही इज नॉट अ स्लेव टू अदर मैन। क्लियर हुआ? देखिए कुछ याद नहीं है, धीरे धीरे बनता जा रहा है सेंटर आइडिया आपका, ठीक है। सॉरी, सेंटर आइडिया दिमाग में चल रहा है, तो एक्सप्लेनेशन आपका बनता जा रहा है, धीरे धीरे बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना? और क्या लिखेंगे? और लिखेंगे वह अपने व्यवहार में ईमानदार हो। तो वह अपने व्यवहार में ईमानदार हो, इसका क्या हो जाएगा? ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। इन हिज कंडक्ट, इन हिज कंडक्ट। तो वह क्या हो? ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार हो। इन हिज कंडक्ट, अपने क्या है? व्यवहारों में, ठीक है। और आगे एक वर्ड हम और देखिए तो क्या हो जाएगा कि वह अपने व्यवहार, सॉरी क्या हम बोल सकते हैं, जैसे कि ईमानदारी एक मात्र वह कवच है। किसका? एक सुखी व्यक्ति जो है उसका ईमानदारी एक क्या है? एक कवच है। इसी बातों में बताया जा रहा था। तो इस सेंटर आइडिया को एक बार आप पढ़िएगा जरूर। पढ़ने के बाद आप एक्सप्लेनेशन समझेंगे तो आपको और भी लाजवाब तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी इज द ओनली, इज द ओनली, इज द ओनली आर्मर विथ विच, आर्मर, आर्मर मतलब कवच, सॉरी आर्मर, ठीक है। आर्मर विथ विच अ, विथ विच अ, विच अ, विच अ हैप्पी मैन, हैप्पी मैन। तो इसी तरह आप एक एक वर्ड करके सेंटर आइडिया लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप सोच सोच के लिखिए, लेकिन समझ के लिखेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाएगा। जहां आप कुछ नहीं लिखने वाले हैं वहां आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम आपको पूरा नहीं बताने वाले हैं, ऐसे ही आप बनाते बनाते कम से कम 7-8 लाइन लिख देते हैं तो एक्सप्लेनेशन भी आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, कम बातों में ही अगर अपने भावनाओं को व्यक्त कर दिया जाए तो उससे बेटर क्या होगा। तो कम से कम लाइनों में अगर हम सारी बातों को एक्सप्लेन कर दे, जैसे हमने आपको इतना बताया, तो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो फालतू दिख रहा है कोई फालतू। ये सब इस स्टैंजा के अंतर्गत बातें कही गई हैं, वही हमने यहाँ पे रखा है। तो बिल्कुल ऐसे एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको पूरे के पूरे कितने नंबर मिलेंगे? 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 में से 8 आपको पूरा चाहिए तो लड़ाई तो करना पड़ेगा, फाइट तो करना है, ठीक है। तो नहीं आता है, फिर अगर आपको नहीं आता है तो बस इतना करेंगे, 8 की जगह पे कोई बच्चा 7 पा जाएगा जो नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो आपका कुछ भी घाटा नहीं जाने वाला है। और 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, पूरा का पूरा नंबर मिलने के चांस 90% हो सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है कौन बच्चा अपने से लिखा होगा, अपने बातों में, अपनी भाषाओं में लिखने का कोशिश किया होगा, ठीक है। चलिए, कहते हैं ना, पानी की लहरों से नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बिल्कुल आप कोशिश करते रहिए, आपकी कभी हार नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।